बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको तैयार कर लिया होगा। लेक्चर नंबर 12 हमने प्रीवियसली जो है वो सुना। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 जो है ये असल में हमने कंटिन्यू किया है किडनी डिसऑर्डर्स को ही। हम प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में किडनी डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने अभी तक फर्स्ट किडनी डिसऑर्डर को डिस्कस किया, दैट इज़ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स को हमने डिस्कस किया, उसमें हमने सिम्टम्स, उसकी कॉजेज़ और ट्रीटमेंट के हवाले से हमने डिस्कस किया। ये असल में आप ऐसा कह सकते हैं कि लेक्चर नंबर 12 जो है और लेक्चर नंबर 13 ये एक ही लेक्चर बनेगा। लेक्चर नंबर 12 जो है असल में टाइम की वजह से, तो टॉपिक की नेचर यूँ है कि लेक्चर नंबर 12 जो है उसकी कंटिन्यूटी है लेक्चर नंबर 13। तो उसमें हमने किडनी स्टोन्स को डिस्कस किया। बकिया जो हिस्सा है किडनी डिसऑर्डर्स का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे किडनी फेलियर में। सेकंड हमारे पास जो डिसऑर्डर है दैट इज़ किडनी फेलियर। अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ कि किडनी फेलियर, किडनी स्टोन जो हैं ये हमें तब समझ में आएगी ये सारी बातें जब हमने किडनीज़ को अच्छी तरह हमने पढ़ा होगा। हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा है, किडनी की फंक्शनिंग हमने पढ़ी है, उसके बाद हमने किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन हमने डिस्कस किया। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता है, ख़ास तौर पर किडनी स्ट्रक्चर का पता है, तो हमें जो है वो किडनी स्टोन और किडनी फेलियर जो है इनको समझने में आसानी होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर किडनी डिसऑर्डर्स। किडनी डिसऑर्डर्स में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, सेकंड पार्ट है हमारे पास किडनी फेलियर। सो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या है और इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम इसकी कॉजेज़ की तरफ चलेंगे। किडनी फेलियर जो है इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये इट इज़ लैक ऑफ पार्शियल और कम्प्लीटली, इट इज़ लैक ऑफ फंक्शनिंग पार्शली और कम्प्लीटली, यानी कि किडनी की जो पार्शली या कम्प्लीटली फंक्शनिंग की डिस्टर्बेंस है उसको हम किडनी फेलियर का नाम देते हैं। यानी कि किडनी का कोई पार्ट जो है वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म कर रहा, या होल किडनी जो है वो फेल हो चुका है इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शनिंग, देन हम डिक्लेयर करते हैं दैट इज़ देयर इज़ किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर जो है ये फिर हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीट और पार्शियल। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शनिंग, लॉस ऑफ किडनी फंक्शनिंग। सो लॉस ऑफ किडनी फंक्शनिंग को हम नाम दे रहे हैं किडनी फेलियर का। सो किडनी फेलियर जो है इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, अब इस तरफ चलते हैं। किडनी फेलियर की जो है कॉजेज़, जिस तरह से किडनी स्टोन्स की हमने कई एक कॉजेज़ पढ़ी हैं, उसी तरह से किडनी फेलियर जो है इसकी भी कई एक कॉजेज़ हो सकती हैं, जिनमें मेनली जो है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ मिलाइटिस, इसके बाद हाइपरटेंशन, सेकंड रीज़न है हाइपरटेंशन। फर्स्ट डायबिटीज़ मिलाइटिस, सेकंड रीज़न है हाइपरटेंशन। अब डायबिटीज़ मिलाइटिस क्या है, जिसको आम तौर पे आप जो है वो डायबिटीज़ का नाम देते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। डायबिटीज़ मिलाइटिस है, इसी तरह से आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस है। इसी तरह से ये हाइपरटेंशन जो है ये भी एक रीज़न है, वन ऑफ द कॉजेज़ अमंग किडनी फेलियर कॉजेज़ जो है वो एक हाइपरटेंशन भी एक कॉज है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉज है किडनी फेलियर की, वो है सडन इंटरप्शन, सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई टू किडनीज़, यानी कि किडनीज़ की जो ब्लड सप्लाई है वो अचानक अगर रुक जाए या फिर
ड्रग्स की वजह से, ड्रग ओवरडोजेस। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ड्रग। तो ड्रग जो है इसका कथन मतलब ये नहीं है कि वो जो आप आम तौर पे हम ड्रग्स का मतलब लेते हैं कि जी सेडेटिव ड्रग्स, मतलब वो जो जिनसे गनूदगी आती है या बंदा अपने हवास खो बैठता है, तो वो ड्रग्स की बात नहीं हो रही। ड्रग एक जनरल टर्म है। मेडिसिन जो हैं वो भी ड्रग्स हैं, जिनको हम मेडिसिन बोलते हैं वो भी ड्रग्स हैं, लेकिन वो एक अलग कैटेगरी है, हम बोलते हैं मेडिसिनल ड्रग्स। तो लिहाजा ड्रग्स से मुराद कतन ये नहीं है कि सिर्फ दूसरे ड्रग्स से जो किडनी फेलियर हो सकता है, और ये जो हम खाते हैं मेडिसिनल ड्रग्स, इनसे नहीं हो सकता। इनकी ओवरडोज जो है, आपने सुना होगा कि ड्रग्स जब इफ़ेक्ट करती हैं, या जिनको हम बोलते हैं ड्रग्स जो हैं वो रिएक्शन कर गई हैं या इंजेक्शन रिएक्शन कर गया है, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। तो अगर ड्रग्स जो हैं वो रिएक्शन कर जाएँ, उनका जो रिएक्शन होता है असल में उसकी बात की जा रही है कि ड्रग्स अगर ओवरडोज हो जाएँ तो फिर भी जो है वो किडनीज़ पे जाके इफ़ेक्ट करती हैं और किडनी फेलियर का बायस बनती हैं। इसी तरह से हमने कहा डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, और इसी तरह से सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनीज़, ड्रग ओवरडोज। तो ये सारे के सारे जो हैं कॉजेज़ हैं किसकी, किडनी फेलियर की। इसके अलावा कई एक और कंडीशंस भी हो सकती हैं, कई एक और कॉजेज़ भी हो सकती हैं इनके अलावा, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन है, तो वो भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऑल्दो आपकी बुक में उसने मेंशन नहीं की, लेकिन वो भी इन किडनी फेलियर की कॉजेज़ में से एक कॉज है। उसके बाद हम आते हैं कॉजेज़ के बाद, अब हम आते हैं सिम्टम्स की तरफ कि किडनी फेलियर की सिम्टम्स क्या है। जी, कई एक सिम्टम्स, जैसे हमने किडनी स्टोन के हवाले से हमने सिम्टम्स को डिस्कस किया, उसी तरह से हम किडनी फेलियर की कुछ सिम्टम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। कुछ सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर हैं, जैसे कि किडनी स्टोन में हमने कहा कि वोमिटिंग हो सकती है, बिल्कुल इधर भी जो है वो वोमिटिंग जो है वो हो सकती है इन किडनी फेलियर, वोमिटिंग जो है हो सकती है। इसी तरह से नौजिया है, नॉजिक कंडीशन, यानी कि जी मत लाना जिसको हम बोलते हैं, मतलब दिल का ख़राब होना, ऐसा लगता है जैसे कि वोमिटिंग हो रही है लेकिन होती नहीं, तो इस तरह से वोमिटिंग और नोज़िया। इसी तरह से वेट लॉस, फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, यानी कि यूरिन का बार बार आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। उसके बाद है फाउल स्मेलिंग, इसमें भी उसी तरह से फाउल स्मेलिंग है, फिर फाउल स्मेलिंग विद ब्लड इन यूरिन। ठीक है जी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिम्टम में वोमिटिंग, नोज़िया, वेट लॉस है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, फाउल स्मेलिंग है विद ब्लड इन यूरिन। यूरिन में बाज़ दफ़ा जो है वो ब्लड शामिल हो सकता है। इसके बाद इसके अलावा सिम्टम्स में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, अब देखें मैंने आपको पहले भी बताया कि किडनी स्टोन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर ये तब तक है किडनी फेलियर से पहले अगर किसी शख्स का जो है वो किडनी फेलियर हो चुका है, यानी कि उसका कोई पार्शल या उसका कंप्लीट किडनी फंक्शनिंग जो है वो लूज़ हो चुकी है, तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि फिर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, फ्लूइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्यों? असल में ऐसा होता है कि इन एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड्स, इस सिचुएशन में कि एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड्स हों, नतीजे में क्या होता है कि हाथ पाँव वगैरह जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। सो देयर इज़ स्वेलिंग ऑफ फीट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी कि हाथ पाँव वगैरह स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक किडनी फेलियर की जो है वो सिम्टम है।
लेकिन जैसे कि पहले ही मैं बात कर चुका हूँ कि ये पार्शल भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। तो किडनी फेलियर जो है पार्शल या कंप्लीट दोनों के नतीजे में जो है, तो ये हाथ पाँव का स्वेल हो जाना जो है, ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किडनी जो है वो हमारे किडनी प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। जी, इसके बाद हम बात करते हैं किडनी फेलियर में हमने कॉजेज़ को डिस्कस किया, देन सिम्टम्स को डिस्कस किया। अब हम इसके इलाज की तरफ चलते हैं, क्या हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और कि किडनी फेलियर के केस में बाज़ दफ़ा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का फूल जाना भी शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके तरीका इलाज की तरफ। किडनी फेलियर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। जी, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, जिस तरह से किडनी स्टोन के लिए हमने 3 तरीका इलाज जो है वो डिस्कस किए। फर्स्ट विद वाटर, सेकंड सर्जिकल मेथड था, थर्ड जो है वो लिथोट्रिप्सी। अब किडनी फेलियर के लिए भी हम जो है वो 2 मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2 मेथड्स अपनाए जाते हैं टू ट्रीट किडनी फेलियर। नंबर 1 पे है डायलिसिस, और नंबर 2 पे है किडनी ट्रांसप्लांट। फिर से किडनी फेलियर को 2 तरीक़ों से जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। एक तो डायलिसिस का तरीका है हमारे पास, और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। अब डायलिसिस क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, इनकी तरफ चलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कल के लेक्चर नंबर 12 में हमने किडनी स्टोन्स को डिस्कस किया, फिर उसकी कॉजेज़, सिम्टम्स, ठीक है, और उसके बाद ट्रीटमेंट को डिस्कस किया। उसी तरह से किडनी फेलियर में भी हमने कॉजेज़ को डिस्कस किया, किडनी फेलियर क्या है, उसके बाद कॉजेज़ को, फिर सिम्टम्स को, और अब हम ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब किडनी फेलियर का जो ट्रीटमेंट है, इसमें डायलिसिस है। डायलिसिस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें, ये जो लेक्चर चल रहा है किडनी स्ट्रक्चर और किडनी डिसऑर्डर्स से रिलेटेड, तो किडनी स्ट्रक्चर का पता है, किडनी डिसऑर्डर्स का पता हमें चलेगा। किडनी डिसऑर्डर्स का पता है तो फिर हमें फर्दर जो है उसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट वगैरह को समझने में आसानी होगी। अब हम डायलिसिस की तरफ चलते हैं। डायलिसिस क्या चीज़ है? डायलिसिस जो है, डायलिसिस को समझना है तो हमें पहले नंबर पे किडनी फंक्शन को दोबारा जो है वो एक रिव्यू देना पड़ेगा। दोबारा से हमें जो है वो उसको जहन में लाना पड़ेगा, जहन नशीन करना पड़ेगा। किडनी फंक्शनिंग क्या है असल में? किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन डेफिनेटली क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन क्यों करता है किडनी? असल में किडनी जो है वो हमारी बॉडी में मौजूद यूरिया जो है उसकी क्वांटिटी को मिनिमाइज़ करता है। याद रखना, तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। किसी में अमोनिया, किसी में यूरिया, किसी में यूरिक एसिड बनता है। तो अब इनका अपना अपना टॉक्सिक लेवल है। हमारे लिए यूरिया जो है ये टॉक्सिक है। दैट्स वाई यूरिया को हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट करना ये किडनी का फंक्शन है। अब यूरिया और नाइट्रोजनस दूसरे जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो प्रोटीन का वेस्ट है, जैसे क्रिएटिनिन है, इन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको ठिकाने लगाने के लिए किडनी जो है अपना रोल प्ले करते हैं। अब अगर किडनी फेल हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि यूरिया और दूसरे इस तरह से क्रिएटिनिन वगैरह जो हैं, ये कंपाउंड्स तो फिर हमारे ब्लड में शामिल हो गए, हमारी बॉडी में मौजूद रहेंगे, जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हैं। उनके लिए डेफिनेटली फिर कोई तरीका इलाज होना चाहिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए कोई तरीका इलाज होना चाहिए। उसके लिए फिर क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली वही काम किया जाता है जो किडनी करते हैं। किडनी का क्या काम हमने पढ़ा है? यूरिन फॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ ब्लड। क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो है नेचुरली अगर होती है, किडनीज करते हैं, तो हम उसको फंक्शनिंग ऑफ किडनी का नाम दे देते हैं। अब अगर किडनी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर हमें आर्टिफिशियली क्लीनिंग करना पड़ती है ब्लड की, और इसको हम नाम देते हैं डायलिसिस। सो वी कैन से इट इज़ आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड, या क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स।
यानी कि आर्टिफिशियल तरीक़ों से, मसनूई तरीक़ों से क्लीनिंग ऑफ ब्लड को हम डायलिसिस का नाम देंगे। डायलिसिस जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, इसकी दो टाइप्स हैं। ए हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरी है हमारे पास हेमोडायलिसिस। ये दो तरीके हैं डायलिसिस के। फिर से डायलिसिस जो है आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लीनिंग ब्लड है, या क्लीनिंग ब्लड का जो आर्टिफिशियल तरीक़ों से साफ़ करना जो है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो है, इसको हम बोल रहे हैं डायलिसिस। डायलिसिस जो है ये दो तरह से हो सकती है, पेरिटोनियल डायलिसिस या हेमोडायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, फिर हम चलते हैं हेमोडायलिसिस की तरफ। पेरिटोनियल डायलिसिस को समझने के लिए इसकी वर्डिंग पे ज़रा गौर फरमाएं कि पेरिटोनियल डायलिसिस तो हमने समझ लिया, अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या चीज़ है। पेरिटोनियल जो है ये वर्ड असल में पेरिटोनियम से है। पेरिटोनियल पेरिटोनियम से है। पेरिटोनियम क्या चीज़ है? पेरिटोनियम क्या चीज़ है? पेरिटोनियम असल में एक मेम्ब्रेन का नाम है जो कि एनक्लोज करती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी को। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम जो हैं ये फर्दर दो तरह की कंसिडर की जाती हैं, दो तरह की हैं। एक पैरेटल पेरिटोनियम है जो कि कह लें कि बिल्कुल हमारी स्किन के साथ जो है वो कवरिंग के लिए मौजूद है, और इसी तरह से हर एक ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में, हमारी जो चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी जो है, इसके अंदर हर ऑर्गन जो है उसको भी लाइनिंग देने वाली जो पेरिटोनियम है उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम जी। तो ये पेरिटोनियम जो है सारी के सारी मेम्ब्रेन जो है पेरिटोनियम, उसमें उसके अंदर जो एक स्पेस है उसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी के ज़रिए से हम आर्टिफिशियल ब्लड क्लीनिंग जो है या आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो है इसको परफॉर्म करवाते हैं। किस तरह से, ये ज़रा देखना है। अगर हमें पेरिटोनियल डायलिसिस को समझना है तो हमें पेरिटोनियम को समझना पड़ेगा, और पेरिटोनियम को समझना है तो डेफिनेटली हमें एक स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा जी। लेट्स से ये हमारे पास ये एक ह्यूमन बॉडी है हमारे पास, लेट्स से इसमें बैकबोन, ठीक है। इसके साथ हमने पीछे पढ़ा है, जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने कहा कि किडनीज़ जो हैं ये फेस करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, वर्टिब्रल कॉलम को इनकी कंकेव साइड्स जो हैं वो फेस करती। तो अब ज़रा यहाँ पे देखें कि ये लेट्स से ये कोई शख्स बैठा हुआ है, तो उसमें पेरिटोनियल कैविटी को ज़रा हम लोकेट करते हैं। ये लेट्स से उसका रिब रीजन है, यानी कि चेस्ट रीजन है ऊपर वाला। ये सारा एब्डोमिनल रीजन है, मैं इसको इस तरह से शो कर देता हूँ। ये सारा एब्डोमिनल रीजन है, ये एब्डोमिनल रीजन है। तो एब्डोमिनल रीजन जो है इसको लाइनिंग दी हुई है एक मेम्ब्रेन ने, हम इस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं पेरिटोनियम का, पेरिटोनियम का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई शख्स लेट से बैठा हुआ है, तो ये उसका ऊपर वाला रीजन जो है ये रिब रीजन है, ये सारा रिब रीजन है। तो ये एब्डोमिनल रीजन है। एब्डोमिनल रीजन को लाइनिंग देने वाली जो मेम्ब्रेन है हम उसको नाम देते हैं पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम के इनसाइड जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कह लें कम्प्लेक्सिटी है, इसको इतना इजीली नहीं समझा जा सकता। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये पेरिटोनियम जो है, तो ये सारी की सारी पेरिटोनियम है, यानी कि ये पेरिटोनियम के अंदर जो कह लें कि ये कैविटी है इसको पेरिटोनियम बोल रहे हैं। इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर डिफरेंट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, जैसे कि स्टमक है, जैसे कि
स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो एब्डोमिनल कैविटी में ये सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं। इसी तरह से बैक साइड पे किडनीज मौजूद हैं। तो फिर कैविटी कहाँ पे? कैविटी असल में उनके दरमियान गैप का नाम है। मैं आपको इसको इस तरह से समझा सकता हूँ। लेट्स से ये कोई ऑर्गन्स है, लेट्स से ये कोई हमारे पास ऑर्गन है, ह्यूमन बॉडी का कोई ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन को एनक्लोज किया होगा मेम्ब्रेन ने, इसके गिर्द लेट्स से ये मेम्ब्रेन है। जस्ट समझाने के लिए जो है वो ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है और एक ये मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मैं इसको भी इस तरह से शो कर देता हूँ। एक ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। अब देखें, एक ऑर्गन ये पड़ा है, एक ऑर्गन यहाँ पे पड़ा होगा, एक और ऑर्गन यहाँ पे पड़ा हुआ है। इन ऑर्गन्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको नाम दिया जाता है पेरिटोनियल कैविटी। ये कैविटी जो है इसको नाम दिया जाएगा पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी जो है उसके अंदर जो है वो हम एक स्पेसिफिक फ्लूइड जो है उसको एंटर करवाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड, फिर से बात कर रहा हूँ, पेरिटोनियम जितने ये पेरिटोनियम है, तो पेरिटोनियम और ये बी जो है इसको हम बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम। तो विसरल पेरिटोनियम और इस पेरिटोनियम के दरमियान में जो गैप है, जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इस स्पेस के अंदर जो है वो हम एक फ्लूइड को एंटर करवा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड। किस तरह से एंटर करवाते हैं इसको ज़रा हम समझते हैं। अब मेरे ख्याल में पेरिटोनियम और पेरिटोनियल कैविटी का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो हम डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको एंटर करवाएंगे। लेट्स से एक कैथेटर की मदद से, इस तरह से कैथेटर की मदद से इस ट्यूबिंग जो है इसके ज़रिए से एंटर करवाया जाता है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड जो है उसका काम वही है जो कि एक किडनी परफॉर्म करते हैं। अब ये जो पेरिटोनियल, मैं इस साइड पे लेबल कर देता हूँ, ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जिसको हम पेरिटोनियम बोल रहे हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम, याद रखना है पेरिटोनियम जो है इट इज़ रिच इन कैपिलरीज। इसमें कैपिलरीज मौजूद हैं और मैं जस्ट इस तरह से शो कर देता हूँ। ये लेट्स से कैपिलरीज मौजूद हैं, ये इसके गिर्द जो है वो कैपिलरीज मौजूद है। ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। अब क्या किया जाएगा कि इधर से ये डायलिसिस फ्लूइड के लिए आप हमारे पास जो है वो ये कोई पॉट है डायलिसिस फ्लूइड के लिए। तो ये डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको सेंड किया जाता है टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी। अब ये क्या होगा, ये इस तरह से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो इसको पोर कर दिया जाएगा। लेट्स से इस ट्यूबिंग के ज़रिए से, इस कैथेटर की मदद से इसको यहाँ पे पहुँचा दिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फ्लूइड पड़ा हुआ है। अब फर्दर बात ज़रा समझनी है कि इस फ्लूइड का काम क्या है और ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये फ्लूइड जो है, डायलिसिस फ्लूइड जो है, इसको इस तरह से पहुँचा दिया गया है कैथेटर की मदद से। अब इस फ्लूइड को जब यहाँ पे भेजा जाता है तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड परफॉर्म करता है। क्लीनिंग ऑफ ब्लड किस तरह से, हाउ, लेट्स से ये एक कह लें कि बैरियर है, इस साइड पे पेरिटोनियम है, इस साइड पे पेरिटोनियम है, और इस साइड पे आप कह लें डायलिसिस फ्लूइड है। डायलिसिस फ्लूइड और पेरिटोनियम, ये जैसे कि ये कह लें कि ये कैपिलरीज हैं और इनके दरमियान में ये डायलिसिस फ्लूइड और ये कैपिलरीज हैं। तो पेरिटोनियम की जो कैपिलरीज हैं, पेरिटोनियल कैपिलरीज और डायलिसिस फ्लूइड के दरमियान में कुछ इस तरह से एक्सचेंज होगा डिफरेंट मटेरियल्स का। तो क्या होगा, यूरिया जो है वो मूव करेगा, यूरिया मूव करेगा फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटीज, फ्रॉम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन है इसमें मौजूद कैपिलरीज से मूव करेगा यूरिया।
यूरिया, इसी तरह से अदर वेस्ट जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें मूव करेंगी इनटू डायलिसिस फ्लूइड। अब ये चीज़ें जो हैं ये डायलिसिस फ्लूइड का हिस्सा बन गई, यानी कि यूरिया अब इस साइड पे आ गया, इसी तरह से अदर वेस्ट जो हैं वो भी इस साइड पे आ गए। अब ये जो चीज़ है ये है हमारे पास वेस्ट। अगर ये वेस्ट नेचुरल तरीके से प्रिपेयर होता है इन किडनीज तो हम इसको यूरिन का नाम देते हैं। अब ये डायलिसिस फ्लूइड जो है यूज़ होने से पहले डायलिसिस फ्लूइड में आप देख लें कि उसमें यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह और दूसरे जो कंपाउंड्स हैं वो नहीं थे, दूसरे आइंस वगैरह नहीं थे। लेकिन क्या हुआ है कि पेरिटोनियम जो है उसके साथ जब इन टच आता है डायलिसिस फ्लूइड, ये इनके दरमियान में मेम्ब्रेन है, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज से ये चीज़ें जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स डायलिसिस फ्लूइड। अब डायलिसिस फ्लूइड में ऐसा क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड की कॉम्पोजिशन जो है इस तरह से होती है कि उसमें चीज़ें जो हैं वो डायलिसिस फ्लूइड की तरफ मूव करती हैं। ख़ास तौर पर यूरिया जो है, यूरिया, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स वगैरह जो हैं ये मूव करती हैं टुवर्ड्स डायलिसिस फ्लूइड। अब डायलिसिस फ्लूइड जो है उसमें ये वेस्ट आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है ब्लड से। असल में पेरिटोनियम मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये था पेरिटोनियम कैपिलरीज। तो पेरिटोनियम कैपिलरीज के अंदर क्या है, ब्लड। तो आप देख रहे हैं कि ब्लड से मूव कर रहे हैं, ये मटेरियल ब्लड से मूव कर रहे हैं टुवर्ड डायलिसिस फ्लूइड। जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि फंक्शनिंग ऑफ ब्लड में हमने पढ़ा था कि ब्लड से नेफ्रॉन के अंदर जाएगा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, जिसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला, और फिर हमने कहा कि नेफ्रॉन से फिर ब्लड में, फिर हमने पढ़ा ब्लड से नेफ्रॉन में। तो आप ज़रा देखें डायलिसिस फ्लूइड जो है ये बिल्कुल नेफ्रॉन का काम कर रहा है, डायलिसिस फ्लूइड बिल्कुल नेफ्रॉन का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा कि इधर से मटेरियल इधर आ रहे हैं फिर इधर से उधर मूव कर जाएंगे, नहीं। यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है ये होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आई थिंक आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की डेफिनेशंस आती होंगी। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के प्रोसेस के तहत क्या होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब ज़रा आप बात को ज़रा समझिएगा ध्यान से कि वेस्ट मटेरियल जो है, मैं इसको ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ कि इन कैपिलरीज से मूव करता हुआ वेस्ट मटेरियल जो है ये पहुँच जाएगा इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। ये जो डायलिसिस फ्लूइड जो है ये एनरिच हो जाएगा विद वेस्ट मटेरियल। अब एनरिच्ड वेस्ट मटेरियल की वजह से, एनरिच्ड कंटेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल की वजह से ये डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको ड्रेन आउट किया जाता है। तो इसके ज़रिए से क्या होता है कि ये वेस्ट मटेरियल जो है इसको आउटसाइड द बॉडी जो है वो पंप करवा दिया जाता है। अब ज़रा बात समझिए ध्यान से कि पेरिटोनियल डायलिसिस में हमें एक ख़ास किस्म का फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड, जो कि बिल्कुल नेफ्रॉन की तरह काम करेगा, बिल्कुल नेफ्रॉन के मेम्ब्रेन्स की तरह काम करेगा और वेस्ट मटेरियल को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। जिस तरह से नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट जो है बुमेन कैप्सूल प्रेशर फिल्ट्रेशन के तहत जो है वो फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, उसी तरह से डायलिसिस फ्लूइड जो है ये भी क्या करेगा, इसको हम पंप करते हैं बाय अ डक्ट, बाय अ कैथेटर इनटू पेरिटोनियल कैविटी फॉर सम टाइम। तो कुछ वक्त के लिए इसको पंप किया जाता है डायलिसिस फ्लूइड को इनटू पेरिटोनियल कैविटी, और पेरिटोनियल कैविटी में स्टे करने के बाद डायलिसिस फ्लूइड जो है ये एब्जॉर्ब करता है वेस्ट मटेरियल को। अब वेस्ट मटेरियल जो है वो डायलिसिस फ्लूइड का हिस्सा बन गया। इस डायलिसिस फ्लूइड को जो है वो आउटसाइड द बॉडी जो है वो ड्रेन कर दिया जाता है। इस तरह से जो है वेस्ट मटेरियल जो है उसको बॉडी से बाहर जो है एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। आपने यहाँ पे देखा कि किडनी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि किडनी जो है, किडनी पहले ही अपना फंक्शन जो है वो खो चुके हैं। दैट्स वाई जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं वो इस चीज़ का सहारा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस का भी हमने फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस को हमने डिस्कस किया है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में आपने ये देखा कि हम पंप आउट करते हैं अ क्वांटिटी ऑफ डायलिसिस फ्लूइड इनटू पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी असल में क्या है, ये पेरिटोनियम ने एनक्लोज किया हुआ है एक स्पेस को विच इज़ नोन एज पेरिटोनियल कैविटी। अब यहाँ पे जो है वो फिनोमिना होता है डायलिसिस का, और इस तरीके से हमने क्या किया है, आर्टिफिशियली हमने ब्लड को क्लीन कर दिया है। तो ब्लड जो है, ब्लड कैपिलरीज और डायलिसिस फ्लूइड के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, और इस तरह से ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो वेस्ट मटेरियल को हवाले कर देते हैं
डायलिसिस फ्लूइड के, और इस तरह से डायलिसिस फ्लूइड को अगर हम आउटसाइड द बॉडी ड्रेन कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है वो वेस्ट मटेरियल से भी छुटकारा हो गया। यहाँ पे आपकी बुक में उसने कहा है कि ये तरीका इलाज जो है ये एट होम किया जा सकता है, घर पे किया जा सकता है, लेकिन इसको डेली बेसिस पे परफॉर्म किया जाना चाहिए। फिर से हमने क्या पढ़ा, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हम असल में आज पढ़ने जा रहे थे किडनी डिसऑर्डर्स का सेकंड पार्ट, दैट इज़ किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर में हमने सबसे पहले किडनी फेलियर क्या है इसको डिस्कस किया, फिर कॉजेज़ को डिस्कस किया, फिर सिम्टम्स को डिस्कस किया, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ आए। अब किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट जो है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि किडनी फेलियर जो है वो थ्रू डायलिसिस भी हो सकता है और बाय किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। अब पहला पार्ट जो है दैट इज़ डायलिसिस, उसको हमने डिस्कस किया कि डायलिसिस क्या है, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड है। तो आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो है इसको फर्दर दो तरीक़ों से परफॉर्म किया जा सकता है। एक तरीका है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा है हमारे पास हेमोडायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस को अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, दैट इज़ हेमोडायलिसिस। जी, किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, हेमोडायलिसिस। बी पार्ट, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस में हमने ये किया कि ब्लड को एक डायलिसिस फ्लूइड को एंटर करवा दिया इनटू आवर बॉडी। डायलिसिस फ्लूइड को हमने पेशेंट की बॉडी में एंटर करवा दिया और वेस्ट मटेरियल जो है उसके ज़रिए से हमने एक्सक्रीट आउट करवा दिया। यहाँ पे हेमोडायलिसिस में थोड़ा मैकेनिज़्म डिफरेंट है। इसमें क्या किया जाएगा कि ब्लड जो है, पेशेंट्स ब्लड इसको पोर किया जाएगा इनटू डायलाइज़र। ये एक अपरेटस है जिसके अंदर पेशेंट ब्लड जो है उसको पास करवाया जाएगा। जब ये पेशेंट्स ब्लड जो है डायलाइज़र में से पास होगा तो इसके बाद ये जो है ब्लड प्योर होगा, मतलब इसमें से वेस्ट मटेरियल जो है वो निकल चुका होगा। अब पेरिटोनियल में हमने क्या किया है कि डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी में एंटर करवाया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हम पेशेंट का ब्लड जो है वो एक अपरेटस में से जो है वो पास करवाते हैं। ये अपरेटस जो है जिसको हम बोल रहे हैं डायलाइज़र असल में क्या है, डायलाइज़र में भी डायलिसिस ही हो रही है, उसी तरह से डायलिसिस फ्लूइड है। हम डायलिसिस फ्लूइड में से पेशेंट का ब्लड जो है पास करवा देते हैं और इस तरह से प्योर ब्लड जो है उसको दोबारा से फिर पेशेंट की बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है। ये किस तरह से, इसको ज़रा समझते हैं कि ये डायलाइज़र असल में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको हम ज़रा समझते हैं। डायलाइज़र जो है इस तरह से ये ट्यूबिंग्स पर मुश्तमिल है, छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स हैं। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है। इस तरह की छोटी छोटी सी नालियाँ जो हैं ये इन पर मुश्तमिल है, और ये नालियाँ जो हैं इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं ये बिल्कुल कैपिलरीज़ की मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती हैं। मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये इसकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है इसको समझने के लिए। ये लेट से हमारे पास एक डायलाइज़र है, ये मैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से ये ट्यूब्स हैं हमारे पास डायलाइज़र में। तो इस डायलाइज़र में इस तरह से ये हमारे पास ट्यूब्स हैं। अब इनके दरमियान में एक बात ज़रा अगर समझें तो डायलाइज़र जो है इसके अंदर ब्लड जो है वो एंटर करवाया जाएगा इधर से। इसके अंदर जो है वो ब्लड मूव कर रहा है इन नालियों के अंदर। अगर यहाँ पे
इसके सेंटर में यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ ब्लू कलर से, अगर यहाँ पे फ्लूइड मौजूद हो जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड, अगर यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड मौजूद हो इनके सेंटर में, इन नालियों के दरमियान में यह डायलिसिस फ्लूइड मौजूद हो, तो क्या ख्याल है, आपको नहीं लगता कि ये डायलिसिस फ्लूइड जो है ये उसी तरह से इन नालियों में से, ये जो नालियाँ हैं ये एक्ट करनी एज कैपिलरीज, तो इनमें से ब्लड को फ़्लो करवाया जाता है। जब ब्लड इनमें से फ़्लो करता है तो ये डायलिसिस फ्लूइड जो है ये इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एक और बात याद रखनी है कि डायलाइज़र जो है ये कई तरह के हो सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने बड़ा अजीब सा तरीके से जो है वो सिंपल सा ड्रॉ कर दिया, ये समझाने के लिए जो है मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या है कि ये ब्लड जो है दोनों तरह से ही हो सकता है कि ब्लड जो है वो इन नालियों के अंदर से जो है वो पास करवाया जाए, या जो है ब्लड जो है वो डायलाइज़र के अंदर जो है वो ओपन छोड़ दिया जाए। लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि नालियों के अंदर से ब्लड जो है वो पास करे और इसी तरह से इसको वापस जो है वो पेशेंट की बॉडी में जो है एंटर करवा दिया जाए। अब सिर्फ इसको इस तरह से समझ लें ज़्यादा सिंपल तरीके से कि एक साइड से ब्लड एंटर होगा तो दूसरी साइड से जो है वो ब्लड को पेशेंट की बॉडी में एंटर करवा दिया जाएगा। इधर से अगेन लीव कर रहे हैं, इधर से ब्लड एंटर हो रहा है और इधर से जो है वो लीव कर रहे हैं। और ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली क्या था, ये एक डायलाइज़र है, ये एक डायलाइज़र है। तो डायलाइज़र जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से, अब इसमें सारा का सारा डायलिसिस फ्लूइड पड़ा हुआ है। डायलिसिस फ्लूइड जो है इसमें फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड एंटर करवाने के लिए भी एक इनलेट है, और जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल जो है उसको आउट करवाने के लिए भी एक आउटलेट मौजूद है, यानी कि एक आउटलेट है और एक हमारे पास इनलेट है। तो डायलिसिस फ्लूइड जो है इस तरह से उसको वक्तन फ़वक्तन जो है वो चेंज करवाया जाता है। अब इधर से एक पेशेंट जो है उसकी बॉडी से ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है, तो आप ऐसा कह लें कि आर्टरी से ब्लड लिया जा रहा है और वीन के अंदर जो है वो ब्लड पोर किया जा रहा है। तो इस तरह से एक पेशेंट की बॉडी से ब्लड जो है वो एंटर होता है इनटू डायलाइज़र, और डायलाइज़र में इसकी प्योरीफिकेशन के बाद फिर से जो है वो वीन के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। ये तरीका इलाज जो है ये जो है वो एट सेंटर किया जाता है, डायलिसिस सेंटर्स हैं वहाँ पे ये तरीका इलाज जो है वो अपनाया जाता है। इस टाइप की डायलिसिस जो है वो वहाँ पे अपनाई जाती है। आपकी बुक में उसने शो किया हुआ है मतलब एक पेशेंट को और उसके साथ जो है डायलाइज़र मशीन जो है उसको अटैच किया हुआ है किस तरह से। मैंने सिंपल वे में आपको ये बता दिया कि असल में मैकेनिज़्म क्या है। अब यहाँ पे आप चाहें तो जो है वो आर्म ड्रॉ कर लें, एक आर्म के एक आर्टरी और वीन जो है वो किस तरह से, एक आर्टरी से ब्लड जो है वो लिया जा रहा है और एक वीन में किस तरह से जो है वो पोर किया जा रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारा आज का टॉपिक किडनी डिसऑर्डर जो है वो कंप्लीट हुआ। अभी हमारा जो एक ट्रीटमेंट का तरीकाकार है वो बाकी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आप ये ज़रा देखें कि किडनी डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ा किडनी स्टोन, इसके सिम्टम्स पढ़ी हमने, कॉजेज़ पढ़ी हमने, तरीका इलाज पढ़ा। उसके बाद किडनी फेलियर को हमने डिस्कस किया। तो किडनी फेलियर में हमने सिम्टम्स, कॉजेज़ और फिर जो है ट्रीटमेंट की बात की। ट्रीटमेंट जो है वो दो तरह का हमने कहा, किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट जो है वो दो तरह का है, एक डायलिसिस था, दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस जो है इसको हमने डिस्कस किया। डायलिसिस जो है फर्दर दो तरह के, पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा है हमारे पास हेमो डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसको हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने हेमो डायलिसिस को डिस्कस किया है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि डायलिसिस का टॉपिक जो है ये हमने कंप्लीट किया। याद रखना डायलिसिस का टॉपिक जो है ये एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ऑलमोस्ट 2013 और एक और साल में भी 2018 में आई होप सो पूछा गया है। तो ये जो है डायलिसिस का टॉपिक जो है वो सेपरेट टॉपिक के तौर पर भी पूछा गया है। तो हमने तो इसको किडनी डिसऑर्डर्स के अंडर ही डिस्कस कर लिया है। तो डायलिसिस फ्लूइड जो है, सॉरी डायलिसिस, व्हाट इज़ डायलिसिस, गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो वो जो भी टाइप्स हैं डायलिसिस की उनको डिस्कस करने के लिए वो एक क्वेश्चन पूछता है। तो डायलिसिस कंप्लीट हुआ, उसके बाद है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। याद रखना एक और हमारा टॉपिक छोटा सा रह गया है, रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। किडनी और किडनी सर्जरी के हवाले से जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका क्या रोल है वो भी आपकी बुक में उसने मेंशन किया है।
तो उसको भी हम ज़रा डिस्कस करेंगे। ब्लू बॉक्स में उसने डिस्कस किया है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर लेंगे। तो किडनी फेलियर के दोनों तरीक़ों में, ट्रीटमेंट के दोनों तरीक़ों में, एक डायलिसिस है और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। याद रखना, डायलिसिस हमारा कंप्लीट हो गया, तो वो ये भी पूछ सकता है किडनी डिसऑर्डर्स, या डायलिसिस वो पूछ सकता है सेपरेटली, ठीक है। तो डायलिसिस अगर वो पूछेगा तो आपने जस्ट डायलिसिस को ही डिस्कस करना है और किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, और किडनी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने पूछा ही सिर्फ डायलिसिस है, तो आप डायलिसिस को स्टार्ट करेंगे और डायलिसिस की दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कोशिश करें विद डायग्राम्स, तो आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से वो अलग से पूछ सकता है किडनी स्टोन्स, राइट नोट ऑन किडनी स्टोन्स, तो आप इसके बारे में सारी बातें बताएंगे, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वजह क्या हो सकती है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। इसी तरह से अगर वो सेपरेट किडनी फेलियर के बारे में पूछता है कि राइट नोट किडनी फेलियर ऑन किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर में आप वजूहात बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे और ट्रीटमेंट बताएंगे। अब ट्रीटमेंट आप डेफिनेटली, ट्रीटमेंट इसका बहुत लेंथी है, उसमें 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं, 2 मेथड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा जो है हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो बेटा ये आपका टॉपिक भी लेंथी था, आपने इसको केयरफुली जो है प्रिपेयर करना है। अब हमारा एक टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांट का, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके साथ हम उस एक छोटे से टॉपिक को ऐड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में। आपका टॉपिक था रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन किडनी स्ट्रक्चर, किडनी सर्जरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जी होप सो आप इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको समझ आ गई होगी और आप जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर किसी किस्म का कोई इशू होता है तो आप रब्ता कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने अदारे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इनको, इन ऑनलाइन लेक्चर्स को जो है वो सीरियसली जो है वो आप इनको पिक करें। नॉलेज जो है वो ज़ाया नहीं होता कभी भी। आप जो भी सीख रहे हैं वो किसी ने छीन नहीं लेना, दौलत छीनी जा सकती है लेकिन तलीम, इल्म जो है उसको नहीं छीना जा सकता। इसलिए अगर आप कुछ सीख लेंगे, आपका एग्ज़ाम जो है वो लेट हो जाए या पोस्टपोन हो जाता है, किस कोई रीज़न भी होती है, लेकिन जो आपने सीखा होगा वो आपको इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो काम आएगा। इसलिए आप इसको सीरियसली लें और अपना जो है वो डेली के लेक्चर्स जो है उनको प्रिपेयर करें। तो आप प्रीवियस लेक्चर को प्रिपेयर करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको आप जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक आखिरी बात कि हमारा ये लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर है, तो समझें कि हम जो है वो तरक्की की राह पर हैं। कहने से मुराद ये है, आप ऐसा कह लें कि कल के दिन से अगर हमारा आज का दिन अच्छा है पढ़ाई के हवाले से, कल हमने लेट से 1 पैराग्राफ याद किया तो आज हमने 1.5 या 2 पैराग्राफ याद किए हैं, तो आप कह लें कि ये हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर इसके बरक्स हो जाए कि कल हमने 2 पैराग्राफ याद किए और आज 1 पैराग्राफ याद किया, आज एक टॉपिक समझा है, आज एक टॉपिक पढ़ा है, तो फिर ये आप कह लें कि आप तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। सो हमारा हर लम्हा जो है पहले लम्हे से बेहतर होना चाहिए। सो इसी कोशिश में लगे रहें बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।